रात 8 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार बदला है। बिहार का जंगल राज जनता राज में बदला है। बिहार की बदहाली दूर हुई है। बिहार में बहार है। शहरों की सूरत बदली, गांव जवार बदले, सड़कों की सेहत बदली, शाम ढले अंधियारा रोशनी में बदला, बेटियों की किस्मत बदली। बस्ता टांग साइकिल चलाते स्कूल जाती दिख रही हैं। स्कूलों का हाल बदला, महिलाओं की समय की बर्बादी के दिन बदले और रोजगार मिला। आरक्षण से बेहतर भागीदारी का अधिकार मिला। शाम ढलने के बाद घरों में कैद रहने वाली मजबूरी बदली और सड़कों पर घूमने में जो डर लगता था वो भी बदला। अपराधियों की धरपकड़ और कार्रवाई पूरी कराते हुए सजा दिलाने में लगने वाला समय बदला। बदला सिस्टम। जहां पहले सब चलता है वाला रुख था, वहां जीरो टॉलरेंस वाला रवैया आया। बिहार वाले सुनते सुनते भले अघा जाएं, पर बोलने वाले अब भी बोलते हैं। 2005 से पहले कुछ था जी। अब जब इतना कुछ बदला है तो फिर सवाल यह कि मोतिहारी के मंच पर पहुंचे मोदी जी क्या बिहार में हुए इन बदलावों को बदलाव नहीं मानते, जो कह गए कि फिर एनडीए सरकार तभी बदलेगा बिहार। सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अकबर अली जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अकबर जी आपसे। सवाल वही कि क्या नरेंद्र मोदी को बिहार में हुए बदलाव मानने में कोई गुरेज है? अभी भी वो यही चुनावी नारा देकर गए हैं कि एनडीए की सरकार तब बदलेगा बिहार, अब क्या बदलना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो विकास को और गति देने के लिए और विकास के काम यहाँ तेज़ी से हो, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। और ये तो वाकिफ़ जो है प्रधानमंत्री जी भी हैं और विपक्ष के सारे लोग हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 2005 से लेकर 2025 तक इन 20 सालों में किस तरह बिहार को सजाने संवारने का काम किया। चाहे वो सड़कों की हालत देख लीजिए आप कि एक इस तरह बिहार में बदहाल और टूटी सड़क थी, आज एक सड़क भी आपको टूटी फूटी नहीं मिलेगी। आज मेरीन ड्राइव देख लीजिए, 40 किलोमीटर का नीतीश कुमार जी ने जो है विज़न था उनका कि पटना से जो है बाईपास इस तरह का बनाया जाए कि पटना से लोग बख्तियारपुर और दूसरे शहरों में जा सके। तो हिंदुस्तान में इतना बड़ा मेरीन ड्राइव कहीं नहीं है जिस तरह का मेरीन ड्राइव यहाँ बिहार में बना। इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में जितना काम हुआ है 20 सालों में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो ये कहना कि भाई काम बिहार में नहीं हुआ है और इसको फिर प्रधानमंत्री से जोड़ने की बात कहना, ये तो एकदम बेतुकी बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो लगातार बिहार में आते रहे हैं और बिहार में बड़ी बड़ी योजनाएं और बहुत सारा उन्होंने घोषणा भी यहाँ आकर के किया है। आज भी उसी कड़ी में 7200 करोड़ रुपया की योजनाओं का शिलान्यास किया और घोषणा किया है, इससे पहले भी। और इधर वो लगातार आ भी रहे हैं और जब आ रहे हैं तो वो बड़े पैमाने पर जो योजनाओं का घोषणा भी करके जा रहे हैं। चलिए चंद्रभूषण जी से जान लेते हैं। चंद्रभूषण जी, काफ़ी कुछ बदला है, फिर भी प्रधानमंत्री ये आश्वासन दे के गए हैं कि अभी बेहतरी के दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन बिहार के लिए आगे आएंगे जब एनडीए की सरकार होगी। तो क्या देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और जो तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि बिहार में अभी बहुत कुछ काम करने का बाकी है। टू बी वेरी फ्रैंक, बिहार में बहुत काम करने का बाकी है। अगर हम सबसे पहले बिहार का प्रति व्यक्ति आय देखें तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया सालाना है, मतलब कि लगभग 5,000 रुपया महीना। अगर हम पटना का प्रति व्यक्ति आय देखें तो वो 1,20,000 रुपया सालाना है, मतलब कि लगभग 10,000 रुपये महीना। और अगर हम शिवहर जैसे जिला का उठा ले तो वहाँ का प्रति व्यक्ति आय 19,000 रुपया सालाना है, मतलब कि जिस राज्य में ऐसे जिले हों, शिवहर, सीतामढ़ी, जहाँ पे कि लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार महीना कमाते हैं, मतलब कि वहाँ पे लाइफ ऑफ लिविंग कुछ नहीं है। वो लोग क्या शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग क्या हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे। और जहाँ तक बात है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि आपकी जनता को पता चले। साल 2023-24 से जो नेट एफडीआई भारत में आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो $40 बिलियन आया। मैं नेट एफडीआई की बात कर रहा हूँ। जितना भी पैसा भारत में आया उसमें से 95% पैसा मात्र भारत के 3 राज्यों में आया, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बिहार में जो एफडीआई आया वो मात्र 0.02% आया। मतलब विदेशी कंपनी मानती ही नहीं है कि आपके यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यहाँ पे पैसा लगाया जा सके।
और मुख्य मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा फिर हम जॉब्स जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास एक लिमिटेशन होता है। और मैं आखिरी बात करके बात खत्म करना चाहता हूँ, अगर हम अपने पूरे देश में ही देखें तो 9,65,000 वैकेंसी खाली है। सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे सके। तो बिहार का तो और भी हालत खस्ता है। बिहार का जो जीडीपी है वो 9.64 लाख करोड़ है, और अगर यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जो आलम माइग्रेंट वर्कर का है कि 10,000, 15,000, 20,000 के लिए आपको चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद जाना पड़ रहा है, वो यूं ही कंटिन्यू रहेगा। इसलिए जब हमारी सरकार आएगी हम पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे और तब बिहार का हालात बदलेंगे। चलिए, आपने दो विशेष रूप से बिहार के कुछ जिलों का और बिहार से तुलनात्मक तौर पर, जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े और प्रभावशाली राज्य के जिलों का नाम लिया है, उनका आपने नाम लिया है, तो हम प्रमोद जी से उस सवाल को आगे बढ़ाते हुए ले जाना चाहेंगे कि शायद इस बात का एहसास है जो चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय अलग अलग ज़िलों में बहुत ही न्यूनतम स्थिति में है, कि आजीविका का साधन भी जुटाया नहीं जा सकता, ये हाल है कुछ जिलों का। तो उन्होंने तो कहा है कि पटना को पुणे बनाएंगे, मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, गया जी चंडीगढ़ होगा, और भी अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति हम बेहतर करेंगे, वैश्विक स्तर की स्थिति बनाएंगे। तो इस बदलाव की शायद बात कर रहे थे प्रमोद जी। देखिए दीपक जी, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जुमलों की बारिश होना स्वाभाविक है। और जो भी लोग आएंगे, चूँकि चुनाव में अब 2-3 माह का समय बचा हुआ है, तो चुनाव में आएंगे और आएंगे तो लोगों को जो है भ्रम जाल में डालने के लिए कोई जो मतलब कभी कहते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी असंभव, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस असंभव को भी संभव करने का काम किया जब 17 माह का अल्पकाल मिला। लेकिन इनके यहाँ जो संभव है उन संभव को भी ये काम नहीं कर पाते हैं, और खास करके वैसी चीजें आज मोतिहारी में ही आए थे और मोतिहारी में ही उन्होंने घोषणा करने का काम किया था कि अगली बार जब हम आएंगे तो इसी चीनी मिल की चीनी उत्पादित चीनी से जो है हम चाय बना करके पियेंगे। 11 साल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बतलाइए ना कब चीनी से चाय आप पीजिएगा। उसके अलावा आप देखिए 2014 में ही उन्होंने घोषणा करने का काम किया था 2 करोड़ जो है प्रतिवर्ष नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपया लाने की बात उन्होंने कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही, न जाने कैसे कैसे वादा जो उन्होंने करने का काम किया था। लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या कहा उस वायदा को लेकर के, जब सवाल उठने लगा तो उन्होंने कहा ये तो जुमला था। चुनाव में लोग बोल जाते हैं तो ये उन्होंने इसे एक जुमला कहने का काम किया। और अब जब चुनाव है बिहार में, बताइए ना 20 वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। अब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, साक्षरता दर, किसानों की प्रति व्यक्ति आय बिहार में अंतिम पंक्ति पे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन की आप बात कर लीजिए ना, नीति आयोग की रिपोर्ट में ही कहता है कि बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो बताइए ना, आपने 11 वर्षों की इस डबल इंजन सरकार में आपने क्या दिया बिहार को? चलिए, मतलब प्रमोद जी आप ये बता रहे हैं कि काफी कुछ बदलने को है, अभी सुधार के लिए काफी कुछ किया जा सकता है, अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं देखिए, जो किया वो पर्याप्त नहीं है। आ रहे हैं अकबर जी, आप ही के पास आएंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि आज जो है 2 करोड़ 90 लाख लोग जो है रजिस्टर्ड जो है वो बिहार से दूसरे राज्य में चले गए हैं अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए। और अगर अनऑफिशियली कहिए तो ये 4 करोड़ से भी पार हो जाता है। तो जिस राज्य की जो है 4 करोड़ आबादी दूसरे राज्यों में जीवन गुजर बसर करने के लिए बाध्य है, और जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें राज्य की 2/3 आबादी जो है 10,000 रुपया से कम पर गुजर करने पर जो है बाध्य है, तो ये पर्याप्त है ये बात समझने के लिए कि बिहार की हालत जो है काफी खराब है। और अभी अकबर अली जी बोल रहे थे, पुलियों की बात कर रहे थे, सड़कों की बात कर रहे थे, तो पूरा देश देखने का काम किया था कि मानसून की पहली ही बारिश में जो है ना नवनिर्मित सड़क जो है पानी में बह जाते हैं, और एक पखवाड़े में कैसे पुलिया जल समाधि लेने का काम करता है। पूरा बिहार और पूरा देश देखने का काम किया था। बाकी चीजें भी बतला रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए ना, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आज जो जंगल राज महाजंगल राज है उस पर तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं भाई, जब इस प्रकार की घटनाएं पटना राजधानी में लगातार घट रही है। चाहे आप देखिए ना, कोई ऐसा थाना क्षेत्र बचा हुआ है, चाहे आप हॉस्पिटल के अंदर भीतर जो है से
हत्या कर दी जाती है। आप देखिए प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर जाती है। कौन ऐसा थाना क्षेत्र में, तो राजधानी की बात कर रहा हूं। आप देखिए ना सिवान में, आप देखिए ना किस प्रकार से तलवार से लोगों को काट दिया गया, 4 लोगों की मौत हो गई। आप बक्सर चले जाइए, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, 7 लोगों को गोलियां लगती है, जिसमें 3 स्पॉट डेथ हो जाते हैं। कहाँ इस जो है महाजंगल राज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल नहीं पाए। ये पूछना चाहिए था ना अपने दोनों डिप्टी सीएम से कि आखिर यहाँ बिहार में क्या हो रहा है, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, गृह मंत्री हैं, 20 वर्षों से गृह मंत्री हैं, पूछना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर पे क्या हो रहा है। चलिए, शायद तो बदलाव की लिस्ट में ये भी एक रखा जाना चाहिए था। अकबर जी, क्या क्या बदलने वाला है इसका आपने एक छोटा सा उल्लेख किया कि अब तक जो हुआ है उसे और आगे गति दी जाएगी, लेकिन अपराध पर नकेल कसना ये बदलाव एक बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते थे 0 टॉलरेंस और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई कराते हुए अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इसमें बदलाव की गुंजाइश अभी भी है। देखिए, अभी कह रहे थे साथी राजद के, ये तो सभी लोगों ने देखा है कि 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार जी ने किस तरह से दलितों पिछड़ों को आरक्षण पंचायत में दिया, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दिया, और 2009-10 में भी बड़े पैमाने पर जूनियर इंजीनियर की बहाली पंचायती राज विभाग में की गई। और मैं तो ये चैलेंज देकर कहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों और राजद वाले तो बिहार ही की बात करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, कि ये बता दें कि किसी भी भारत के राज्य में 4 लाख नौकरी शिक्षकों की एक वित्तीय वर्ष में दिया गया हो, और 12 लाख नौकरियों का टारगेट नीतीश कुमार जी ने दिया और उसको किया। 50 लाख रोजगार से जोड़ने का नौजवानों को जो है काम बिहार सरकार ने किया है। 10 लाख रुपया सब्सिडी पर देने का काम 29 से 30 लाख लोगों को हो चुका है। तो इतने बड़े पैमाने पर ये बता दें कि 4 लाख नौकरी सरकारी या 50 लाख रोजगार से जोड़ने का, ये सिर्फ बोल देने से और इल्जाम तराशी कर देने से थोड़ी काम चलेगा। ये नहीं बता सकते हैं कि 4 लाख किसी राज्य ने नौकरी एक वित्तीय वर्ष में दिया हो। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। नहीं, पहले बोलने दीजिए, मैं तो चुप था उनकी बातों पर। ठीक है। और कह रहे हैं कि मैंने 1 साल के लिए सरकार में घुसपैठ किया, हम ही सारी योजनाओं को चला दिए। तो आपकी योजनाएं चलती तो फिर जो है जमीन लिखा करके नौकरी दिया जाता। आपने नौकरी दी, शायद आपको नहीं पता है। बोलने दीजिए, आपके मैं चुप रहा हूं। नहीं, आपको ये भी पता है, आपको ये ज्ञान वर्धन कर लीजिए। अभी सुन लीजिए बात। आखिर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या हो गया था? आपको कहते थे, कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएगा? बीच में मत बोलिए, जेलवा से लाएगा। अरे भाई, आपने सुन तो लीजिए। नहीं, जंगल राज ने फैलाई। प्रमोद जी, आपने सवाल उठा दिया, अब जवाब ले लीजिए ना उनका। सुन लीजिए बात जी। आपने नौकरियां दी थी, प्रोफेसर की बहाली की थी, आपके विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन जेल गए थे, कई विधायक मंत्री पे केस हो गया था, और पर्ची पर लिख करके मुख्यमंत्री हाउस से प्रोफेसर की बहाली होती थी। और लालू यादव जी के दोनों साला साधु यादव, सुभाष यादव, जो क्राइम के दुनिया के बेताज बादशाह थे, वो लोग पर्ची लिख करके प्रोफेसर की बहाली करवाते थे। और ये सारी चीजें जांच एजेंसी ने आपके सरकार में लाई थी। नीतीश कुमार जी के सरकार में 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, 1 से 1.5 लाख जो है वो जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जहां के बहाली का जो कैलेंडर था वो 4 साल 5 साल पे होता था। हमारे सरकार में आने के बाद देखिए कि वो हर साल जो है वैकेंसी निकलती है, और कोई इस तरह का इतना बड़ा आरोप कि आयोग के चेयरमैन जेल गए हों, विधायक मंत्री पर केस हुआ हो, इस तरह का आरोप नीतीश कुमार जी पर तो लगने का सवाल ही नहीं है। ये बदला है, ये प्रमोद जी से जान लेते हैं। प्रमोद जी, कम से कम ये तो मानिएगा ना कि ये बदला है। 1 मिनट में बात खत्म करता हूं अब। और आप अब कहते हैं कि सारा काम हमने ही करा दिया 1 साल के लिए घुस करके। तो नीतीश कुमार जी ने जो काम 2006 में किया, जो काम 2009 में किया, 10 में किया, पूरे बिहार में जो सड़क जो एकदम जर्जर थी, एक सड़क बनी हुई नहीं थी। आज बिहार के किसी गांव में चले जाइए, कहीं टूटी सड़क नहीं मिलेगी। बिहार के गांव-गांव में नीतीश कुमार जी ने हॉस्पिटल बना दिया, लोग वहां इलाज करा रहे हैं। तो ये आपका नकल किया था नीतीश कुमार जी ने, जो आप नकल की बात करते हैं। आपने कोई काम ही नहीं किया, आप जब काम हो रहा है तो नकल की बात कर रहे हैं। जल्दी से प्रमोद जी, हाँ, और विषयांतर ना हो तो बेहतर है। हाँ। दीपक जी, 2 बार हमारी सरकार बनी, एक बार 20 महीना का और एक बार 17 माह का। पहले तो मैं बतला देता हूं कि 2020 में जब 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था बिहार में, और जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया था, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 2022 तक इनकी सरकार रहती है, क्यों नहीं आपने नौकरी देने का काम किया? 9 अगस्त 2022 में जब हमारी सरकार बनती है, उसके बाद चूंकि हमारा दृढ़ निश्चय था और विजन था कि हम जो वो रिक्त पद पड़ा हुआ था हम उसको भरने का काम करेंगे। इसी शर्त पर हमारे नेता सरकार में शामिल हुए थे।
जैसे ही सरकार में हम लोग शामिल हुए, सरकारी नौकरी देने का काम किए, बीपीएससी के माध्यम से आपने क्या किया था, नियोजन के आधार पर, संविदा के आधार पर बहाली करने का काम किया था। और आप जो बात करते हैं हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल पर 1991 में उन्होंने शिक्षक नियुक्ति नियमावली का गठन किया था और जो है सरकारी नौकरी देने का काम किया था शिक्षकों को बीपीएससी के माध्यम से। ठेका कामगार बना दिया गया था बिहार के युवाओं को, लेकिन अब उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है। दरोगा की बहाली हो, उन्होंने कराने का काम ठीक किया है। था। प्रमोद जी हो गई बात। अकबर जी हम आपके पास है, चंद्रभूषण जी को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। चंद्रभूषण जी, प्रधानमंत्री ये भी कह गए हैं कि यूपीए की सरकार थी तो बिहार के साथ विभिन्न योजनाओं के मद में दिए जाने वाले राशि को लेकर भेदभाव होता था, वो उन्होंने बदला है और आगे इसके कारण बिहार में बदलाव आएगा। ये बदलाव हुआ है? मैं एक चीज़ बता दूं, बिहार का जो सबसे आज तक के इतिहास का सबसे अच्छा ग्रोथ रेट है वो 2004 से 2009 के बीच है, और आज़ाद भारत के भी इतिहास का सबसे अच्छा ग्रोथ रेट है वो यूपीए फर्स्ट का है 2004 से 2009। मैं आपके तमाम दर्शकों को एक चीज़ बता दूं कि पूरे भारतवर्ष के कालखंड में अगर आप डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में देखें तो साल 1991 से लेकर साल 2011 तक भारत का औसत ग्रोथ रेट 7.5% से 8% रहा, और ये पूरे दुनिया में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से मात्र पूरे दुनिया में 2 ही कंट्री अचीव कर पाया था, एक इंडिया था और एक दूसरा बोत्सवाना था। तो वो जो कालखंड है 20 साल 1991 का 2011, वो आर्थिक परिदृश्य में भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है। आपने जो सवाल पूछा कि भारत जो मीन्स कांग्रेस हमारे साथ अन्याय करती थी, तो मैं एक चीज बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनाव में वादा किया था कितना रुपया दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं कि 60,000 करोड़ दे दूं। मैं उसको लाइव सुन रहा था उस टाइम। आप आश्चर्यजनक रूप से जानिएगा कि बाद में जब इसका खुलासा हुआ कि वो जो 1,25,000 करोड़ जो वादा किए थे उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट ही नहीं हुए। मैं अभी भी आपके चैनल में कहता हूं, अगली बार जब मैं आपको डिबेट पे आऊंगा मैं एक एक करके पूरा लिस्ट गिना दूंगा। आप पूरे बिहार के जनता के सामने इतना लंबा चौड़ा वादा कर जाते हैं, 1,25,000 का टोटल दे देंगे, बहुत सारा पैसा तो उसका खर्च ही नहीं हुआ। बात क्या है कि चुनाव के टाइम आके कुछ भी कर देना। और अकबर अली जी ने भी कहा कि रोड्स का स्थिति, पटना के बगल में हाजीपुर है, आप अभी अपना रिपोर्टर को भेज दीजिए, एक ही अखबार में छपा, पूरा का पूरा बारिश हुआ, हर जगह जाम। मैं वहीं रहता हूँ हाजीपुर में, हर जगह जाम, पूरा का पूरा 24 घंटा में 8 घंटा 9 घंटा बिजली रहती है। कहने का ये मतलब है आप पुल बनाते हैं, एक महीना में 5 पुल 6 पुल ढह जाता है। कहने का ये मतलब है कि एक बंदा पिछले 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि ए लीडर इज अ डीलर इन होप। अब बहुत हो गया। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब ये टाइम आ गया है कि बिहार की जनता इसको बदले, क्योंकि देखिए मैं आखिरी बात करके अपनी बात कंप्लीट करता हूं। अगर हम एजुकेशन पे देखें तो बिहार आखिरी से दूसरा है अरुणाचल के बाद। अगर हम हेल्थ पे देखें तो बिहार भी वही नागालैंड के क्राइटेरिया में। अरे यार, जब आप इंडिया में अगर पिछले साल 114 शहर का लिस्ट निकला था, आपको पता है, मैं उस लिस्ट को पढ़ने में, क्योंकि उस टाइम मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, पटना 114 शहर में 114वां स्थान पे था। खाली यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक था। अब भारत में 114 शहर में 114वां स्थान आएंगे तो पूरे वर्ल्ड में आपका क्या स्थिति होगा जब आपका कंपेरिजन लंदन, न्यूयॉर्क ये सबसे होने लग जाए। इसीलिए एक आदमी को बहुत मौका दे दिया गया, 20 साल इज एनफ। चलिए, तो विपक्ष कह रही है सरकार बदलना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हालात और बेहतर होंगे, हम बदलाव लाएंगे। माफी चाहेंगे अकबर जी, हमारे पास वक्त का अभाव है। अगर एक पंक्ति में आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, पटना के गंगा पर ये तवक्को नहीं, सोच नहीं सकता था लोग कि 3 जो है फ्लाईओवर बनेगा, मेरीन ड्राइव बनेगा, मेट्रो पटना में आएगा। अब किस तरह कांग्रेस जो है, क्या कांग्रेस चाहती है कि ये डीएलएफ का जो है ठेका जो है लाके रॉबर्ट वाड्रा जी को दे दिया जाए, तब इनको विकास बिहार में दिखेगा? किस तरह की विकास की बात करते हैं? इनको पटना ही में नहीं दिख रहा है। चलिए, इन्हें दिखे या नहीं दिखे, पब्लिक को अगर दिख रहा है तो वो बदलाव से संतुष्ट होकर सरकार को फिर से रिपीट करेगी, बदलेगी नहीं। लेकिन अगर पब्लिक संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष को जो नजर आ रहा है। चलिए, ठीक है, समय अब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, अकबर अली जी और चंद्रभूषण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बदलाव की बात हो रही है, अगर जनता को बदलाव दिख रहा है, वो भी बेहतरी की दिशा में, तो वो बदलने को तैयार नहीं होगी। जो विपक्ष मांग कर रहा है सरकार को बदलें, लेकिन अगर जनता विपक्ष से रूबरू होती है और सरकार के बदलाव के प्रयासों से संतुष्ट नहीं होती है तो बदलाव होगा, और बदलाव जो भी हो हाथ जनता का होगा। देखना होगा कि आप जनता फैसला लेती है। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।